स्वागत है दोस्तों। आज के इस मैराथन क्लास के चौथे हिस्से में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इन सारे पॉइंट्स में। पहला प्रश्न है, कला और कविता वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पद्धति द्वारा नहीं समझी जा सकती है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह लिखते हैं कि कला और कविता को वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिविटी की दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कला और कविताएं संवेदना का भाव का विषय होती हैं, इसलिए इन्हें केवल वैज्ञानिक पद्धति पर नहीं परखा जा सकता। अगला प्रश्न है, पूरा छायावाद काल, जिसे मैं स्वच्छंदतावाद काल कहना चाहूँगा, विषय वस्तु, साहित्यिक विधा और भाषा की दृष्टि से इतना वैविध्यपूर्ण है कि आधुनिक काल में उसका जोड़ मिल पाना कठिन है। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, ठीक है, कि बहुत डाइवर्सिटी है छायावाद काल की कविता में, कि विषय वस्तु, साहित्यिक विधा और भाषा, इन सभी की दृष्टि से इतना विविधतापूर्ण है कि आधुनिक काल में उसका जोड़ मिलना कठिन है। इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, अंतर्विरोध तो उनकी प्रणाली में ही है, विषय वस्तु की निंदा और प्रगल्भ शैली की प्रशंसा। बच्चन सिंह ने यह कथन किस आलोचक के विषय में कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के विषय में बच्चन सिंह कहते हैं कि वे उनकी प्रणाली में ही अंतर्विरोध है। समझ रहे हैं कि उनकी पूरी प्रणाली में, उनकी आलोचना की, मूल्यांकन की प्रणाली में ही अंतर्विरोध है। वो विषय वस्तु, नई विषय वस्तुओं की निंदा करते हैं, यानी छायावाद की जो विषय वस्तु है उसकी निंदा करते हैं, और उसकी जो प्रगल्भ शैली है, जो अचंभित करने वाली शैली है छायावाद की, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसी बात को आधार बना के बच्चन सिंह शुक्ल जी की आलोचना करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी या नैतिकतावादी आलोचक हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी या नैतिकतावादी आलोचक हैं। यह मत किसके द्वारा प्रकट किया गया है? ऑप्शन में देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। ठीक है, कि बच्चन सिंह कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उपयोगितावादी या नैतिकतावादी आलोचक हैं। अब इसके बारे में और देखते हैं। द्विवेदी जी ने रीतिवादी काव्य का जमकर विरोध किया। रीति काव्य की नायिका भेद की प्रवृत्ति को द्विवेदी जी ने महानुपयोगी और महासत्यानाशी, यानी महाअनुपयोगी है, ये महासत्यानाशी है। कौन सी? रीति काव्य की नायिका भेद की जो प्रवृत्ति थी, इसे भी पूरी तरह से अनावश्यक मानते थे। इसीलिए पहला ही पॉइंट आप देखेंगे कि द्विवेदी जी ने रीति काव्य का जमकर विरोध किया। ध्यान रखिए इसे। मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने तुलसी सूर आदि को देव बिहारी मतीराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी जी ने तुलसी सूर को बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया इन कवियों की तुलना में। आगे देखते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत साइनेस्थीसिस या सिंथेसिस, ये शब्द ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत है ये। इस शब्द का प्रयोग किसने अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया है? तो रिचर्ड्स ने किया है, इसे आपको ध्यान रखना है। रिचर्ड साइनेस्थीसिस या सिंथेसिस शब्द का प्रयोग करता है और क्या कहता है उसे आगे हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिए। रिचर्ड्स का जो जीवन काल है वो 1893 से 1979 ईस्वी है। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार इन बातों को पढ़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि 1893 में हिंदी का कौन सा रचनाकार पैदा होता है, किसका जीवन काल यहाँ से शुरू होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत या संप्रेषण सिद्धांत प्रसिद्ध है। तो कभी भी पूछे कि मूल्य सिद्धांत या संप्रेषण सिद्धांत किसका है, तो वो रिचर्ड्स का है, ध्यान रखिएगा। साइनेस्थीसिस या सिंथेसिस, इस शब्द की जो हम बात कर रहे थे, प्रयोग रिचर्ड्स ने सौंदर्यानुभूति के मनोवैज्ञानिक व्याख्या के संदर्भ में किया है। ठीक, तो अब अभी हमने ये जाना कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया, अब ये भी जाना कि किस संदर्भ में किया, तो सौंदर्यानुभूति के मनोवैज्ञानिक व्याख्या के संदर्भ में किया है। ठीक है।
रिचर्ड्स के अनुसार मनुष्य की विभिन्न विपरीत वृत्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही मूल्य सिद्धांत की स्थापना है। वो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर बहुत अलग अलग विपरीत मनोवृत्तियां विद्यमान हैं जो एक दूसरे को खींचती हैं। किन्हीं हर्ष और विषाद, अलग अलग टाइप के इस तरह के जो वृत्तियां हैं मनुष्य के भीतर, वो एक दूसरे से खींची रहती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं। उनमें जो सामंजस्य स्थापित कर ले वही मूल्य सिद्धांत है। इनकी प्रमुख पुस्तकें, रिचर्ड्स की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर के सहयोगी लेखन में लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, और इनकी अंतिम रचना है बियॉन्ड। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, रिचर्ड्स की अंतिम रचना कौन सी है? बियॉन्ड। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आप यकीन मानिए, बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। आने वाले परीक्षा पद्धतियों को देखते हुए नए प्रश्न जो शुक्ल जी की पुस्तक से, बच्चन जी की पुस्तक से बन सकते हैं, उन सारी संभावनाओं को हमने एक जगह समेटा हुआ है। साथ ही हिंदी साहित्य के बड़े 35 रचनाकारों पर एक बड़ा विवेचन है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न एक साथ हैं। तो आप प्रिंट या PDF किसी भी रूप में हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत का विरोधी चिंतक कौन है? तो रिचर्ड्स का संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत हमने ऊपर बात किया। अब उसका विरोधी चिंतक कौन है मूल्य सिद्धांत का? इलियट है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के दो विरोधी थे, ध्यान रखिएगा, जॉन क्रोरैनसम और इलियट। दो लोग रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के विरोधी थे। रिचर्ड्स ने आलोचक को मूल्यों का न्यायाधीश की संज्ञा दी है। तो आलोचक को मूल्यों का न्यायाधीश किसने कहा है? रिचर्ड्स ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉलरिज ने कल्पना के किस रूप को ईश्वरीय चेतना का अंश कहा है? ऑप्शन, ललित कल्पना, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है मुख्य कल्पना। अब देखिए, कॉलरिज ने गौड़ कल्पना को कल्पना के सभी प्रकारों में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। गौड़ कल्पना कलाकारों, रचनाकारों, चित्रकारों आदि में विशेष रूप से पाई जाती है। यानी देखिए, ध्यान से देखिएगा, कॉलरिज जो गौड़ कल्पना कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये कलाकारों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों, इन सभी में होती है। लेकिन ये जो मुख्य कल्पना है ये ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर की दी हुई कल्पना है जो हर मनुष्य में पाई जाती है। तो इसे उन्होंने ईश्वरीय चेतना का अंश कहा। लेकिन गौड़ कल्पना को सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से माना कि ये कलाकारों, चित्रकारों में भी पाई जाती है और ये सब में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन, संस्मरण, पत्रों का संकलन, उपन्यास, डायरी। तो इसका सही उत्तर है पत्रों का संकलन। इस पुस्तक की प्रस्तुति पुष्पा भारती जी ने, धर्मवीर भारती जी की संभवतः पत्नी जी थी, जिसमें विभिन्न साहित्यकारों के लिखे गए धर्मवीर भारती के पत्रों का, अलग अलग साहित्यकारों को धर्मवीर भारती जी ने जो पत्र लिखे उनका संकलन पुष्पा भारती जी ने किया हुआ है, अक्षर अक्षर यज्ञ नाम से। अगला प्रश्न है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संकलन है? तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे ये रेणु जी के पत्रों का संकलन है। भारत यायावर जी ने रेणु जी के पत्रों का संकलन किया है। ठीक, तो रेणु जी के पत्रों का संकलन चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे नाम से किसने किया? भारत यायावर ने। अगला प्रश्न, अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 में ये पुस्तक आई और ये किन दो साहित्यकारों के बीच पत्र संवाद की पुस्तक है? तो ये हमने अपने पिछले क्लास में, कई क्लास में आपको इसका जिक्र भी किया है, आपको ध्यान होगा। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर। इन दोनों के बीच में जो पत्र से संवाद हुआ उसे अत्र कुशलम तत्रास्तु नाम से 2004 में विजय मोहन शर्मा और शरद नागर ने किया। एक रामविलास शर्मा जी के पक्ष से, दूसरा अमृतलाल नागर जी के पक्ष से, दोनों ने मिलके उनके बीच जो पत्रों का संवाद हुआ था उसका नाम रखा अत्र कुशलम तत्रास्तु। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है,
लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन रिवीजन के दौरान ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज आसू को पहला महाकाव्य कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसी के आधार पर पहला महाकाव्यकार किसको मानते हैं? चंद्रवरदायी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में नख शिख वर्णन की परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? ऑप्शन राउरवेल, ढोला मारूरा दूहा, बसंत विलास, संदेश रासक। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है राउरवेल। ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो हिंदी की बात हो रही है कि नख शिख वर्णन की परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत किस तरह से उपयोगी लग रही है? अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम फिर मिलते रहें अलग अलग प्रैक्टिस सेट, अलग अलग परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको लेकर के। और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जीर्ण जनपद खंड काव्य के रचयिता कौन है? सबसे पहले ध्यान रखिए, जीर्ण जनपद नाम का एक खंड काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक, तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो जीर्ण जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है, खंड काव्य है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस में कहा है? कालचक्र में, कि कवि वचन सुधा में, कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में, बाला बोधनी में। इसका सही उत्तर है कालचक्र में। कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपन्यास पत्रिका किसके नेतृत्व में निकली? संवत 1955 यानी 1898 ईस्वी में ये पत्रिका किसके नेतृत्व में निकली? तो इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। उपन्यास पत्रिका ये निकालते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी लिपि के नामकरण के क्रम में इसे लोकनागरी कहना ज़्यादा बेहतर समझा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? उसकी प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर है अक्षरात्मक। ठीक है, देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में अलग अलग। इसका सही उत्तर है भाषा योग वाशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वाशिष्ठ उसको परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। अगला प्रश्न, पंत जी की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बताएं, पंत जी की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव। और पल्लव रचना को नहीं, पंत जी की जो पल्लव है उसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बताएं। इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी मानते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है? ऑप्शन कृष्णदेव उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने लोक साहित्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है, बाकी रामनरेश त्रिपाठी ने, कृष्णदेव उपाध्याय प्रसिद्ध है, देवेंद्र सत्यार्थी, इन लोगों ने लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल को, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, इस हाईलाइट पे मत जाइएगा। सही उत्तर इसका है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था सूरदास की भक्ति का प्रकार, मीरा की भक्ति का प्रकार और तुलसी की। तो तुलसी की जो भक्ति का प्रकार है दास्य भाव।
सूरदास जी की भक्ति का प्रकार सख्य भाव, मीराबाई की भक्ति का प्रकार माधुर्य भाव। ठीक, इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन धर्मवीर भारती, अज्ञेय, कुंवर नारायण, नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन थे? इसका सही उत्तर है भरत मुनि। भरत मुनि लोक भाषा को देश भाषा कहते हैं। दब्ब सहाव पयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन हेमचंद, देवसेन, विद्याधर, जैनाचार्य मेरुतुंग। इसका सही उत्तर है देवसेन। दब्ब सहाव पयास। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इसी बहाने इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उक्त व्यक्ति प्रकरण पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दामोदर भट्ट, हेमचंद, गोविंद चंद, विद्यापति। इसका जो सही उत्तर है दामोदर भट्ट या पंडित दामोदर शर्मा। ये नाम, दोनों नाम पूछे जाते हैं, तो पंडित दामोदर शर्मा ध्यान रखिए, इसमें दामोदर भट्ट पूछा गया था। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महेश्वर सूरी, सोम प्रभु सूरी, योगींद्र देव और हरिभद्र। इसका सही उत्तर है योगींद्र देव। योगींद्र को ही जोइंदु कहा जाता है, तो इसके रचनाकार हैं जोइंदु या योगींद्र देव। ठीक। अगला प्रश्न, दादू के शिष्यों में सतनामी संप्रदाय चलाने वाले कौन थे? सतनामी संप्रदाय कौन चला रहा था? ऑप्शन रज्जब, जगन्नाथ, सुंदरदास, जगजीवन दास। तो इसका सही उत्तर है जगजीवन साहब। जगजीवन साहब जो है वो दादू के शिष्य थे और सतनामी संप्रदाय चलाते थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का क्या नाम है? किन नाम से पुकारा जाता था उनके जो खंड होते थे? ऑप्शन सर्ग, प्रकरण, समय, अध्याय। इसका सही उत्तर है समय। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, इस तरह का जिक्र आता है, आप लोग जानते होंगे। आखिरी कलाम किस मुगल बादशाह की प्रशंसा में लिखी गई है? आखिरी कलाम किसकी है? सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जायसी की। और किस मुगल बादशाह की प्रशंसा में ये लिखी गई है? इसका सही उत्तर है बाबर। बाबर की प्रशंसा में लिखी गई है आखिरी कलाम। ठीक। अब बताइएगा पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? हमने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखिए, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नाम से पुस्तक लिखी है। अंतिम प्रश्न है आज की इस मैराथन क्लास का कि आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आजकल के हिंदी कवि और कविता नाम से निबंध लिखा था। और इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिए कि इस निबंध को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से लिखा। ठीक है, किस पत्रिका में छपा? सरस्वती में। और किस नाम से द्विवेदी जी ने लिखा? सुकवि किंकर नाम से लिखा। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सुकवि किंकर नाम से कौन सा निबंध लिखा है। तो ये निबंध आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ये 35 प्रश्नों का जो ये मैराथन क्लास था, इसके साथ में हमने हर एक प्रश्न के साथ एक नए पॉइंट्स आपको जोड़े हैं, बताए, ताकि परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें,
सारी परीक्षाएं आपकी अच्छी हो सकें। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।